वेलकम टू द एक्चुअल वे। आई होप सबको पता होगा कि आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस चेंज हो गया है। तो इसमें अब क्या चेंजेस है वो हम लोग देखते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका प्रिपरेशन जैसा चल रहा है वैसे ही चलना है। बस उसमें थोड़ा सा ऐड हो गया है जो कि हमको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो अब चेंजेस क्या है ना, बेसिकली जो सबसे मेन चेंज है वो है कि मैथमेटिक्स अब 30% वेटेज कैरी करेगा एंड स्टैटिस्टिक्स 70% कैरी करेगा। पहले क्या था, पहले 40-60 का डिफरेंस था, मतलब 40-60 में डिवाइड किया गया था, अब 30-70 कर दिया गया। पहला तो ये चेंज है। अब दूसरा चेंज है पोर्शन में, कि जो सिलेबस होता था उसको थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है। अब इसमें क्या चेंजेस है हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहला चेंज इसमें है कि जो सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक था वो अभी भी है, उसमें बस क्या कर दिया गया है कि जितना मुझे समझ में आया कि ये वाला जो लास्ट लिखा हुआ है ना, ये कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये ऐड किया गया है। अगर आप देखेंगे पहले वाला सिलेबस, तो पहला सिलेबस हम लोग का ये है। तो पहले सिलेबस में देखिए सीक्वेंस सीरीज में क्या मेंशन है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, कंपैरिजन रूट रेशियो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज ऑलमोस्ट ब्रीफ में बताया है, लेकिन इसको इलेबोरेट नहीं किया है। लेकिन अगर आप PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जैम ऑफ MS, तो आपको मालूम चलेगा कि सिर्फ इतने पढ़ने से कुछ नहीं होता है, हमको इसके अंदर घुस के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रियल के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका उसमें सॉलिड ग्रिप नहीं है तो आपसे रियल का क्वेश्चन एग्जाम के दिन नहीं बनने वाला है, गारंटी है। तो अब क्या कर दिया है, हमको सब कुछ पहले भी ये पढ़ना था। जो ये हमारा है सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, देयर कन्वर्जेंस एंड लिमिट्स, कॉची सीक्वेंस, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था लेकिन हम लोग को पढ़ना रहता था। उसका कन्वर्जेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, देयर लिमिट्स, ये भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता था 2021 से पहले, लेकिन ये पढ़ना पड़ता था। अगर आप नहीं पढ़ते थे तो वहीं आप कमी करते थे, बिकॉज इससे क्वेश्चन आते थे, हर समय आते थे, बट ये सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं होते थे एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मेंशनड है क्योंकि वो ब्रॉड टॉपिक बता चुका है कि हाँ सीक्वेंस एंड सीरीज आने वाला है, अब उसके अंदर ही तो ये सब चीज आता है ना। अब वो बस आईआईटी क्या कर दी है इस बार बस एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दी है कि ये चीज है, ये आप जान लो। लेकिन ये पहले भी लोग पढ़ते थे और अभी भी पढ़ना है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। कॉची, डेलम्बर्ट, ये सब कुछ पढ़ना ही पड़ता था, क्योंकि अगर एक से टेस्ट नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे, अगर प्रूव नहीं कर पा रहे, दूसरा लगाना पड़ता है, दूसरा से नहीं कर पा रहे तीसरा लगाना पड़ता है। तो ऑब्वियस बात है, हमको सब एक रूट मालूम होना चाहिए कि हमको कैसे प्रोसीड करना है। तो ऑब्वियसली अगर आप डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट पढ़ लिए, कॉची एंथ रूट टेस्ट पढ़े ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ। कोई किसी में एंथ रूट टेस्ट लग रहा है और आपको एंथ रूट पता ही नहीं है बिकॉज वो मेंशन नहीं था, सपोज, तो फायदा क्या हुआ। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लग रहा है लेकिन आपको पता नहीं, आपने तो बोला कि सिलेबस में मेंशन नहीं था, तो इसमें आईआईटी का फॉल्ट नहीं है। आईआईटी में सरप्राइज यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन योर एड, कि हाँ मैं प्रिपेयर्ड हूँ, अब कोई भी क्वेश्चन दो मैं करके दिखाऊंगा, सिंपल सा बात। अब बस सबसे बेस्ट बात क्या हो गया इस सिलेबस का, कि दे हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरीथिंग एज पर मी। जितना मेरे को लगता है कि दे हैव मेंशन्ड बहुत अच्छे से। पहले क्या होता था, सिलेबस अच्छे से मेंशन नहीं होता था। इस सबसे अच्छा बात यही हुआ है कि इस बार सिलेबस बहुत अच्छे से मेंशन हुआ है। बस इस टॉपिक में, सीक्वेंस सीरीज में, ये पावर सीरीज वाला टॉपिक ये नहीं होता था, जो कि इस बार ऐड हो गया है। ये एमए में होता था, मैथमेटिक्स वाले जो एग्जाम देते हैं उसमें होता था पावर सीरीज, लेकिन इस बार एमएस में भी ऐड हो गया। तो उसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, ये सीक्वेंस सीरीज में ही हमेशा टॉपिक आता था। तो अगर आप ये पढ़ भी लेते हैं तो कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला, आपको फायदा ही होने वाला है। तो बस ये एक एक्स्ट्रा पढ़ना है इस टॉपिक में। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस सब टॉपिक, कि ये सिलेबस में क्या एक्स्ट्रा ऐड हुआ। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर, जिसमें 1 और 2 वेरिएबल का पोर्शन रहता था। तो इसमें भी देखो एक्सप्लिसिटली कुछ मेंशन रहता नहीं था, इसमें बस लिख देता था कि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, फिर टेलर्स थ्योरम और ये सब लिख देता था बस। अब इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, प्रॉपर्टीज, पहले ये सब मेंशन नहीं रहता था। फिर रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस, हाई ऑर्डर डिफरेंशिएशन, लेबिनिट्ज रूल मेंशन नहीं होता था मेरे ख्याल से, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन अब मेंशन कर दिया। लेकिन इससे तो क्वेश्चन बहुत PYQ में भर भर के आए लेबिनिट्ज रूल से। तो फिर टेलर्स थ्योरम से तो हर साल एक क्वेश्चन बनता है।
फिर टेलर्स मैक्लॉरिन सब स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ना है और लग्रांजे और कॉची फॉर्म भी पढ़ना है। टेलर्स का 3 फॉर्म होता है, तो ये तीनों फॉर्म इंक्लूड कर दिया है इसमें। फिर एल हॉस्पिटल रूल तो सबको पता है, हम लोग 11-12 से पढ़ के आ रहे हैं। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर मैक्सिमम मिनिमा भी हम लोग पढ़ के जाते ही हैं, तो एक्स्ट्रा क्या दिया है भाई। क्रिटिकल पॉइंट्स, लोकल मैक्सिमम मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा सब पढ़ना ही पड़ता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी पढ़ना पड़ता है। लिमिट्स ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ये यहाँ तक 1 वेरिएबल का था, अब 2 वेरिएबल का चालू हो गया। कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी ऑफ 2 वेरिएबल्स, फिर वही प्रॉपर्टीज। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्सप्लिसिटली मेंशन होता नहीं था, इधर मेंशन कर दिया है। लेकिन अब आप अगर ग्रेजुएशन किए हो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या फिर इंजीनियरिंग, अपना ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, तो ये सब कुछ तो पढ़ाया जाता है हम लोगों को। ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन, लेबनीज वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये सब तो M1 M2 में पढ़ाया जाता है। फिर मैक्सिमम मिनिमम फंक्शंस ऑफ 2 रियल वेरिएबल्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। बस ये हेसियन मैट्रिक्स एक नया ऐड हुआ है, और कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक नाम नया ऐड हुआ है। लेकिन हम लोग लग्रांजे मल्टीप्लायर तो पढ़ते ही थे। इसका मतलब क्या है, ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक मतलब क्या है कि हम लोग को कोई भी एक फंक्शन गिवन रहेगा, उसका हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो वो क्या होता था, वो अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होता था। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या, कोई भी चीज को मैक्सिमम करना या मिनिमम करना, ऑप्टिमाइज करना। अब कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, लैंग्वेज लग्रांजे मल्टीप्लायर में हम लोग क्या पढ़ते थे कि हम लोग को एक कंस्ट्रेंट दे दिया जाता था, उसके बेसिस पे हम लोग को बताना पड़ता था कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। तो हम बस ये टॉपिक को मेंशन कर दिए। तो हो सकता है कि आपको लग्रांजे मल्टीप्लायर के अलावा भी जो मेथड्स होता है वो पूछ ले, इसीलिए लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लग्रांजे मल्टीप्लायर ही मेंशन्ड है, जो पहले भी हम लोग पढ़ के जाते थे और पढ़ना पड़ता था। तो इसलिए कुछ नया मेंशन नहीं है। जितना मेरे को दिखा, मेरे को तो सिर्फ ये हेसियन मैट्रिक्स ही एक नया दिखा है, जो कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन या अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में ही यूज होता है, हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम निकालने में हेल्प होता है। इसीलिए ये हेसियन मैट्रिक्स यहाँ मेंशन किया हुआ है, और कोई इसका काम नहीं है। बिकॉज ये कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन बोल दिया है, एंड सिंस एक तरीका है हेसियन मैट्रिक्स बना के उसको करने का, इसीलिए ये हेसियन मैट्रिक्स एक नया टॉपिक है जो कि आप इसी में इंक्लूड कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही। तो इसमें भी कोई नया टॉपिक नहीं है, बस ये आपको कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ना होगा। लग्रांजे पहले भी पढ़ते थे कंस्ट्रेंट में, अब ये पता नहीं है वो लोग किस जगह से दे सकते हैं, बिकॉज कंस्ट्रेंट में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे जितना मेरे को समझ में आता है कि जहाँ जहाँ हेसियन का यूज होता है, वैसे क्वेश्चन तो करके आपको जाना ही पड़ेगा कंस्ट्रेंट में। अब आते हैं हम लोग, आई होप ये डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशियल के बाद इंटीग्रल कैलकुलस में। अब इंटीग्रल कैलकुलस में भी देखो कोई चेंजेस मेरे को तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल, लेबनिट्ज रूल, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल साइन, वही लेबनिट्ज रूल ही है, ये न्यूटन्स वाला जो होता है। फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, बीटा एंड गामा पढ़ते ही थे हम लोग, एमएस में तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीटा गामा, प्रॉपर्टीज, उनके रिलेशंस। फिर डबल इंटीग्रल, फिर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, आर्क लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सब तो हम लोग पढ़ते ही है, एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं इसमें। बस यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा से मेंशन किया हुआ है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट आईआईटी ने एक्सप्लिसिटली हर चीज मेंशन किया है इस बार, जो पहले कभी मेंशन नहीं होता था। आई होप इंटीग्रल कैलकुलस में तो मेरे को तो कुछ नया नहीं दिखा। अगर आपको कुछ दिखता है तो आप कमेंट करिएगा नीचे। मेरे को तो कुछ नया नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सब तो सबको ही पढ़ के जाता ही था पहले भी। अब हम लोग सेकंड फोर्थ में आते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस के बाद जो मैथ्स का लास्ट टॉपिक होता है वो होता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में मेरे को लगता है कि बहुत सारे टॉपिक हम लोग जो पढ़ते नहीं थे वो सारे ऐड हुए हैं, लेकिन ये सब हम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े हुए हैं, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। हमारे ग्रेजुएशन में ये सब कुछ कभी ना कभी पढ़ाया गया है, तो एंड ऑफ द डे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और आईआईटी एग्जाम का प्रॉब्लम क्या है ना, कि दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस एज वेल, बिकॉज डायग्नोसिबिलिटी के ऊपर कभी भी कोई मेंशन नहीं है कि ये सिलेबस में है, लेकिन क्वेश्चन आ चुके हैं। वो भी एमएस में आया है, एमए में नहीं, एमएस में आया है। एमए में भी आया होगा, आई डोंट हैव एन आइडिया, लेकिन एमएस में तो आया है। मेरे को एमए का देखना होगा, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी आया होगा कभी ना कभी, लेकिन एमएस में भी आया है, जो कि कहीं मेंशन नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी दे दिया है। तो वो अगर किसी को भी डायग्नोस्टिक का कॉन्सेप्ट पता है, वो अपना +2 कर सकता था उस साल। और +2 से कितना रैंक का डिफरेंस आता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि 1 मार्क्स कितना मैटर कर जाता है आईआईटी जैसे एग्जाम में। तो इसमें पहले क्या होता था कि सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन था, वेक्टर स्पेस कहीं मेंशन नहीं था। इधर वेक्टर स्पेस इंक्लूड कर दिया है, जो पहले भी लोग पढ़ के जाते थे। अगर नहीं पढ़ के जाते तो बेवकूफ़ी करते थे, इसीलिए बेटर है। बिकॉज अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से जानना है तो वेक्टर स्पेस भी अच्छे से जानना होगा ही, बिकॉज दोनों बहुत ही
इंटर रिलेटेड है। तो इसीलिए वेक्टर स्पेस तो बेस बनाता है लीनियर अलजेब्रा का। अगर आप वही पढ़ के नहीं जाते, आप सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो आई डोंट थिंक ऐसा भी कोई बच्चा होगा जो सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ता होगा। अगर है तो आईआईटी ने बोला है कि आदत चेंज कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात हुई इस बार कि आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना है, सब स्पेस पढ़ना है, स्पैन, एलआई, एलडी सब कुछ पढ़ना है, डायमेंशन बेसिस पढ़ना है। ये सब एक्सप्लिसिटली मेंशन होता नहीं था, ये तो सब कुछ मेंशन किया गया है। फिर अलजेब्रा मैट्रिसेस, कौन कौन सा अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स होता है, वो सब हम लोग सब कुछ पढ़ के जाते थे। इसमें क्या बस क्या ऐड हुआ है कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस में जनरली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही मेंशन रहता था, बाकियों का मेंशन नहीं रहता था। लेकिन हमको पढ़ना सब कुछ पड़ता था, बिकॉज कोई भी मैट्रिक्स आ जाएगा, कोई डिफरेंट दिखने वाला मैट्रिक्स, अगर हम लोग को उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बारे में प्रॉपर्टीज पता है तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। उसका प्रॉपर्टीज हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए यहाँ पे देखो डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये सब कुछ दिया हुआ मैट्रिसेस का। फिर इवोल्यूशन डिटर्मिनेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, उसका प्रॉपर्टी, ट्रेस, ये सब तो नॉर्मल है, ये सब तो 11-12 से आ रहा है, ये सब तो आएगा ही प्रॉपर्टी से यूज। इनवर्स, एडजॉइंट, रैंक, रो रैंक, कॉलम रैंक, स्टैंडर्ड थ्योरम्स ऑन रैंक, रैंक ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ, ये सब हम लोग पढ़ने जाना पड़ता था, बिकॉज रैंक से अच्छे क्वेश्चन आते थे, तो ये सब चीज हम लोग को पढ़ना ही पड़ता था। फिर रो रिडक्शन पढ़ना ही पड़ता था, एचेलॉन फॉर्म पढ़ना ही पड़ता था। ये बस हमको नया जो लगा है वो ये है, पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस एंड सिंपल प्रॉपर्टीज। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, बस ये नाम बस नया दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोग का पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए ये आप देख लीजिएगा, पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा मेरे को नया टॉपिक लगता है। बाकी कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब इसी में आ जाता है। ये सब प्रॉपर्टी, सोल्यूशन ऑफ लीनियर, यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्रेमर्स रूल हम लोग पढ़ते नहीं थे, बिकॉज 11-12 हम पढ़ चुके हैं, तो ये वापस पढ़ लीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इक्वेशंस, वेक्टर सब पढ़ते ही थे, के लिए मिल्टन थ्योरम पढ़ते ही थे। तो जो मेरे को इसमें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट नया दिखा है, अगर आप वेक्टर स्पेस को नया मानते हैं तो मान लीजिए, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ता था, अगर आप पढ़ के नहीं जाते तो आप लॉस पे थे। फिर मेरे को तो बस एक ही चीज नया दिखा है, जो असली चीज है वो पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स है, सिंपल प्रॉपर्टीज। ये जो लाइन लिखा हुआ है ये बस नया है, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। बाकी तो जो जैसे चल रहा है आपको पूरा, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए वेक्टर स्पेस, लीनियर अलजेब्रा पूरा पढ़ना है आपको, के लिए हैमिल्टन था। और टेक्नोबिलिटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज कहीं से भी पूछ लेता है, तो इसका कोई बाउंड्री है नहीं आईआईटी के एग्जाम। लेकिन एटलीस्ट भाई इतना एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, तो चांसेस है कि इसी से पूछेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैथ्स कंप्लीट हो गया, अब स्टैटिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टैटिस्टिक्स में पहला टॉपिक होता था हम लोग का प्रोबेबिलिटी। तो उसमें भी देखो कुछ चेंजेस तो मेरे को दिख नहीं रहा है, बस उसमें क्या है, सेम चीज में रिपीट कर रहा हूँ, उसको मेंशन कर दी गया, टॉपिक सबको मेंशन कर दी गया, लेकिन पढ़ते तो हम लोग पहले भी थे, ये सब हम लोग सब पहले भी पढ़ के जाते थे। एडिशन थ्योरम, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी हो सकता है नहीं पढ़ता होगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा बस। बुल्स और ये वाला इनइक्वालिटी भी, फेरोनीज इनइक्वालिटी भी हम लोग पढ़ते नहीं थे, मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता था, लेकिन पढ़ते थे। इस बार अगर आप देखोगे 2021 का जैम का पेपर एमएस का, उसमें बुल से पूछा गया है क्वेश्चन, एंड मैंने वो सॉल्व भी किया है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में है। तो हो सकता है बुल्स और बोनफेरी मेंशन किया है, तो हो सकता है कि इसका वेटेज अब दिख रहा है वो लोगों को कि हाँ, लोग को पता ही नहीं है कि ये पढ़ना ही पड़ता है। फिर कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन रूल, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट, तो कंडीशनल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम तो है ही। फिर पेयर वाइज एंड म्यूचुअल इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स, इसमें कुछ नया नहीं है, बस बुल्स एंड बोनफेरोनीज इनक्वालिटीज को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया, और ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी एक नया दिखा है मेरे को बस, जो एक नया मेंशनड है। लेकिन पूछ सकता है वो लोग का, आप पहले भी आप अगर ये मेंशन नहीं होता तो आप बोल नहीं सकते आईआईटी को कि आप ये सब चीज नहीं पूछ सकते, बिकॉज 2021 में बुल से पूछ लिया था। अब सेकंड पे आते हैं यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें मेरे को चेंजेस दिखा है, इसमें सीडीएफ वीडीएफ तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ता था हम लोग को, पीएमएफ पढ़ना ही पड़ता था, पीडीएफ पढ़ना ही पड़ता था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन और रैंडम वेरिएबल पढ़ना ही पड़ता था, ये भी होता ही था। जैकोबियन मेथड 2 वेरिएबल के लिए पढ़ना पड़ता ही था, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मूवमेंट ये सब तो पहले भी था, मीन मीडियन मोड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वांटाइल्स क्वार्टाइल्स क्वांटाइल्स वॉन्टाइल्स ये सब जल्दी से पूछा नहीं जाता था, लेकिन फिर भी पढ़ते तो था ही सब। फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कर्टोसिस मेंशन नहीं था कहीं भी, स्क्यूनेस और कर्टोसिस जनरली पूछा नहीं जाता था, लेकिन ये सब मेंशन कर दिया तो ये पढ़ना पड़ेगा। एमजीएफ मेंशन था, यूनिकनेस प्रॉपर्टी। पहले मार्कोव इनइक्वालिटी मेंशन नहीं था, ये एक नया टॉपिक है। चेबीशेव तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, तो हो सकता है इस बार मार्कोव चेबीशेव से कोई भी एक से आ सकता है, या फिर दोनों में से एक आ सकता है, तो चांसेस है कि मार्कोव इधर पढ़ना है। तो ऑब्वियसली विदाउट तो इसके चेबीशेव होता ही नहीं है, तो मार्कोव तो हम लोग पहले भी पढ़ते ही थे, तो इसीलिए कुछ नया चीज ऐड हुआ नहीं है। बस जितना मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बस एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कि यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज होता है और अब वो क्या क्या चीज पूछा जा सकता है।
बाकी ये सब कुछ सब लोग पढ़ते थे ही। फिर स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट जो भी नया होगा मैं बताते जा रहा हूँ एग्जैक्टली कौन कौन सा नया है, वो आप नोट डाउन करते रहो कि ये भाई नया है प्रीवियस से। फिर स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता था, बर्नौली बाइनोमियल डीजेनरेट जनरली मेंशन नहीं होता था, इस बार मेंशन कर दिया है, लेकिन पढ़ते थे ही हम लोग। जो भी एफएमएस फॉलो करते हैं डीजेनरेट से पहले पढ़ाया जाता है। फिर नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइजन, हाइपरज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, ये सब कुछ पढ़ते हैं। ये डबल एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लैपलेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दो नाम है एक ही डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये एक नया ऐड हुआ है डबल एक्सपोनेंशियल। बाकी फिर गामा बीटा सेम है, डबल एक्सपोनेंशियल मतलब लैपलेस एक नया ऐड हुआ है। फिर नॉर्मल और कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, देखो कॉची और लैपलेस हम लोग पढ़ते थे, लेकिन वो एक्सप्लिसिट मेंशन होता नहीं था, बिकॉज हो सकता है कि इसका प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं कुछ तरीका से यूज करके दे दे और वहाँ लिखा ना हो कि ये कॉची और लैपलेस है, लेकिन कहीं ना कहीं यूज होता था अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व किए, आपको पता है कि कॉची और लैपलेस क्या होता है, तो आपको हिंट होगा ये बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए ये भी मैं नहीं बोलूंगा कि ये एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, लेकिन बस ये लोग मेंशन कर दिया है, सो यू नीड टू बी, एक कान खड़ा हो जाना चाहिए कि हाँ भाई अब और अच्छे से प्रिपेयर करना है जो पहले हम लोग प्रिपेयर करते थे। और फिर ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का इंटर रिलेशन एंड ऑब्वियसली उसका लिमिटिंग केस, ये तो मेंशन होता ही था लिमिटिंग केस। अब हम लोग चढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है, जॉइंट, मार्जिनल, ये सब है। ये सब तो हम लोग पहले ही पढ़ते ही थे। फिर कंडीशनल, पीएमएफ, सीडीएफ, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, जैकोबियन मेथड पर सब पढ़ते थे। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी पढ़ते थे। जॉइंट मूवमेंट्स, कोवेरियंस, कोरिलेशन, ये सब भी हम लोग पढ़ते थे। जॉइंट मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये सब एक्सप्लिसिटली मेंशन होता नहीं था, लेकिन हम लोग पढ़ते जरूर थे ये सब। फिर यूनिकनेस ऑफ जॉइंट एमजीएफ एप्लीकेशन, कंडीशनल मूवमेंट्स, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन एंड कंडीशनल वेरिएंस, ये भी एक्सप्लिसिटली मेंशन मेरे ख्याल से होता था ये। तो ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे घुमा फिरा के एक हम लोग को थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ही देता था कंडीशनल वेरिएंस कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से, जिसको हम लोग को सोचना पड़ता था कि ये इसमें यूज हो रहा है कि नहीं। फिर ये तो हम लोग पढ़ते ही थे, ये बस मेंशन नहीं होता था कि अगर बाइनोमियल को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, पॉइजन को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा। नेगेटिव बाइनोमियल को ऐड करने से अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल में है तो दोनों का सम क्या होगा, गामा को ऐड करने पे दो डिस्ट्रीब्यूशन या चार डिस्ट्रीब्यूशन, पांच डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ते थे, ये वही मेंशन एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल, पॉइजन, नेगेटिव और ये सब। तो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है जितना मेरे को लगता है। हम लोग सब कुछ ये पढ़ के जाते थे पहले से ही, अगर मेंशन नहीं भी होता तो ये सब तो हम लोग सब कुछ पढ़ते ही थे, क्योंकि पीवाईक्यू इज द बिगेस्ट सिलेबस मेकर। पीवाईक्यू में अगर क्वेश्चन आया है तो वो आपको टॉपिक पढ़ के जाना है, सिंपल सा बात। तो ये सब टॉपिक से पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए मैं इनको नया टॉपिक नहीं मानता। अब नेक्स्ट हमारा है स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते थे, कोई कोई पढ़ते थे जो स्टैट्स में ग्रेजुएट है या फिर ऐसे मतलब जो उनको पढ़ाया जाता था वो पढ़ लेते थे सेफ्टी के लिए, लेकिन ये कहीं पूछा जाता नहीं था, मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको मिला है कोई क्वेश्चन तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं मिला, तो ये सब पढ़ के जाना होगा, मल्टीनोमियल पढ़ के जाना होगा, बाइनोमियल, ये सब का भी मल्टीवेरिएट पढ़ के जाना होगा। अब इसमें क्या है कि ये तो हम लोग का पूरा सेक्शन ही नया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो लिमिट थ्योरम आता है, तो ये पहले भी ऐसे ही था। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इंटर रिलेशन, ये तो पढ़ना ही था हम लोग को। फिर वीक लॉ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, पहले हम लोग का सिर्फ वीक लॉ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम मेंशन होता था, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन नहीं होता था। तो बस हम लोग को ये एक एक्स्ट्रा अलग से बार देखना होगा कि एग्जैक्टली ये क्या है। कुछ टफ नहीं है, ये इजी है। लिमिट थ्योरम जो पढ़ रहा है उसका हर एक चैप्टर में कोई बुक पकड़ लीजिए, ये दोनों मेंशन होता ही है। तो आप ऐसे भी उसको देखते होंगे तो जैम में मेंशन नहीं होता होगा तो आप भी सोचते होंगे क्या है ये, तो ऑब्वियसली इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखिएगा कि नया कुछ नहीं है, बस इसका प्रॉपर्टी, इसका क्या इनइक्वालिटी है वो देखना है बस हम लोग। अब फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला तो हम लोग को काई स्क्वायर, टी और एफ डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन होता ही था, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बोला जाता कोई भी चीज़, लेकिन हम लोग पढ़ते पूरा का पूरा चीज़ था, बिकॉज इसका प्रॉपर्टीज है हर साल 1 to 2 क्वेश्चन पूछा ही गया है। 2 क्वेश्चन तो आता ही आता था, या 1 क्वेश्चन तो आएगा ही। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता था, लेकिन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो भर भर के क्वेश्चन आता है और लोगों से सॉल्व नहीं होता है। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तो हम लोग अच्छे से करना ही है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला क्वेश्चन सब जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके होता था वो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो आई होप आपको सब कुछ ये क्लियर हो रहा होगा। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नया नहीं है, जो हम लोग पहले पढ़ते थे सब कुछ वही है, बस एक स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत नया टॉपिक है जो मेरे को लगता है। बाकी फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खत्म,
अब हमारा लास्ट 2 टॉपिक्स बचता है। तो एक तो आता है हमारा एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन भी मेरे को कोई नया दिख नहीं रहा है यहाँ पे। मेथड ऑफ एस्टिमेशन बस ये इनवेरियंस प्रॉपर्टी नया मेंशन किया है, वो हम लोग पहले ही पढ़ते थे। इनवेरियंस प्रॉपर्टी के बिना तो काम होगा ही नहीं, वो प्रॉपर्टीज ऑफ एमएलई में पढ़ते थे हम लोग। फिर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स एंड इट्स एप्लीकेशन सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक में आता था, तो ये भी हम लोग पढ़ते ही थे। जो हम लोग का OLS होता था, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिससे हम लोग अपना जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट्स होता था उसको हम लोग एस्टिमेट करते थे, तो वो OLS से आता था। तो वो हम लोग को पहले भी पढ़ना पड़ता था, अभी भी पढ़ना पड़ता है। फिर कॉन्फिडेंस सेंटर में मेरे को तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा। यूनिवेरिएट, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली जो पहले भी था वो भी अभी भी है। बाकी सब इसमें भी सब सेम है। लेमन शेफी ये सब पढ़ना ही पड़ता था, UMVU ये पढ़ना पड़ता ही था हम लोग। फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे कुछ होता है ना प्रॉपरली जो थोड़ा ज़्यादा मेंशन कर दिया गया है। बाकी पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम है, आप देख सकते हैं। हम लोग को ये सब पढ़ना पड़ता ही था पहले भी। टाइप 1 टाइप 2 सबसे इंपॉर्टेंट है ही, UMP भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइकलीहुड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछ ही लेता है डायरेक्टली। तो इसीलिए आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा नया सिलेबस का। ये बस दिखने में नया सिलेबस है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। स्टूडेंट्स को होता है ना गुमराह किया जा रहा है IIT के द्वारा कि लो और मेहनत करो। तो मेहनत हम लोग को पहले भी ऐसे ही करना पड़ता था, बिकॉज IIT कभी भी इतने अच्छे से सिलेबस मेंशन नहीं की थी जो इस बार मेंशन की है। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प क्या बात है कि आपको स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा ध्यान देना है, मैथमेटिक्स में भी ध्यान देना ही है। ऑब्वियसली 30% हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स को छोड़ देना है, क्योंकि आई ऑलवेज एम्फोसाइज ऑन द थिंग कि मैथमेटिक्स अगर अच्छा नहीं होगा तो IIT नहीं मिल सकता। अगर आप मैथमेटिक्स में बाकी लोगों से एक स्टेप अहेड है तो ही आप IIT के बारे में सोच सकते हैं, वरना नहीं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो सब प्रिपेयर करके जाएंगे। जो डिफरेंस आएगा रैंक में वो मैथ्स के थ्रू ही आने वाला है। तो मैथ्स का इतना एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। आई नो कि जो लोग इस तरह से प्रिपरेशन नहीं करते थे पहले, उनको अब करना होगा, क्योंकि वो पहले अगर नहीं करते थे उनको रैंक भी नहीं आ सकती है। जो लोगों को रैंक आती है, जो टॉपर्स प्रिपेयर करते थे, वो ऐसे ही प्रिपेयर करके जाते थे। वो IIT उनको अलग से भेजती थी सिलेबस मजाक कर रहा होगा, लेकिन वो चीज को छोड़ना नहीं चाहते थे। बिकॉज एक क्वेश्चन से अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया लेकिन वो टॉपिक एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, तो आपका +2 या +1 मार्क्स रह जाएगा, और ये आपको एक IIT से नहीं मिलने के लिए कारण हो सकता है। तो +1 और +2 इतना इंपॉर्टेंस रखता है, एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंस रखता है। So I hope you will prepare according to this syllabus and you are preparing for it. I know I have not been uploading my videos regularly, but I will try to upload it, and I will soon start solving previous year questions as well. So don't worry, I'm always there for you. So all the best for your future. Thank you.